स्लाइड में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने ये बात अच्छे से पढ़ी थी कि अगर मैं ये कहता हूं कि डॉलर जो है इंडिया में महंगा हो गया है, तो इस बात को कहने से बेहतर मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है बिकॉज ऑफ दी मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये बात अच्छे से समझ में आ गई, आप लोगों ने वीडियोस देख लिए होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे यहाँ पर इंडिया में डॉलर सस्ता हो गया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि रुपया एप्रिशिएट हो गया है, रुपया मजबूत हो गया। ये बात समझ में आ गई। कभी भी हमें ये जानना हो, अगर दो कोटेशंस हमें दे रखे हैं कि $1 इक्वल्स टू 2 पॉन्ड्स, $1 इक्वल्स टू 3 पॉन्ड्स, तो हमें ये समझना है कि भिंडी मैकेनिज्म से वो कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है और कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हुई है। ठीक है, हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है ये कौन से मेथड ऑफ एक्सचेंज सिस्टम से आता है। कौन सा मेथड ऑफ एक्सचेंज सिस्टम है जहां पर डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन होता है। अरे कुछ भी बोलते हो। फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सिस्टम। फ्लेक्सिबल अलग है, फ्लोटिंग अलग है। फ्लोटिंग मैनेज्ड फ्लोट के साथ ज्यादा कहलाया जाता है। मैनेज्ड फ्लोट के साथ अभी जो टर्मिनोलॉजीज यूज करी गई हैं, फ्लेक्सिबल में हो सकता है कि किसी बुक में बात लिखी भी हो कि फ्लेक्सिबल एंड फ्लोटिंग इज वन एंड द सेम, बट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने ब्रेन में उसको फ्लेक्सिबल से याद रखिए, क्योंकि फ्लोटिंग वाला वर्ड क्वेश्चंस में एक अलग टर्मिनोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने ये बात सीखी थी कि फ्लेक्सिबल सिस्टम में डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन होता है बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड ऑफ एंड सप्लाई फॉर ऑफ द फॉरेन करेंसी से हमारी डोमेस्टिक करेंसी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती है। ये बात ठीक है। फिर हमने सीखा था फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सिस्टम, एक्सचेंज रेट्स। उसमें क्या सीखा था हमने, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और वो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन करती है किस बेसिस पर, इक्विलिब्रियम से हायर और इक्विलिब्रियम से लोअर, जो भी मार्केट होगा। तो हमने ये बात पढ़ी थी, हमने देखा था बहुत अच्छे से कैसे कैसे ये सब कुछ हो रहा था, इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जा रहा था। बट गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं भैया, हम अपने रुपये को सस्ता कर रहे हैं, डॉलर्स को महंगा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि रुपये की करेंसी नीचे जाए, रुपये की औकात नीचे जाए। गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा हो। इस बात पर बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ये लिखा गया है OR1 is the exchange rate as set by the government. Here $1 is exchanged for ₹16. Thus the value of domestic currency. Thus the value of domestic currency, that is Indian rupees, has been deliberately lowered by the government. जानबूझकर उसको गिरा दिया गया है। इस चीज को कहते हैं, अपनी करेंसी की औकात को नीचे गिराने को कहते हैं डिवैल्यूएशन। ऐसा करने से क्या होगा भैया? सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। डेप्रिसिएशन क्या है और डिवैल्यूएशन क्या है? मार्केट फोर्सेस। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर जब मार्केट फोर्सेस रुपये को नीचे ला रहे थे, उस वक्त हम कह रहे थे डेप्रिसिएशन। जब गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम को फॉलो करके रुपये को नीचे लेकर आ रही है, तो क्या बोल रहे हैं? Devaluation of the domestic currency occurs when the value of the domestic currency is deliberately reduced by the government by raising the exchange rate. The market forces of supply and demand plays no role whatsoever.
ये बात हम लोग पढ़ रहे थे जिस वक्त मैंने लास्ट क्लास को कंक्लूड कर दिया था कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। अब मुझे आप लोग बताएंगे डिवैल्यूएशन करने से होगा क्या? हाँ, सप्लाई कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई कम होगी, मुझे ये बताओ। डिमांड कम होगी या सप्लाई ज्यादा होगी? मेरा सवाल स्पेसिफिक। डिमांड भी कम होगी, सप्लाई भी ज्यादा होगी। डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। जब करेंसी डिवैल्यू हो गई तो इंपोर्ट क्यों करेगा? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। एक्सपोर्ट की वजह से सप्लाई बढ़ेगी, रिजर्व बढ़ जाएंगे, फॉरेन रिजर्व। इस बात पर हमें डिस्कशन करना है कि वो रिजर्व्स पर क्या इम्पैक्ट है। Implication of devaluation, मैम, devaluation leads to excess supply of foreign currency। डिमांड के बारे में बात नहीं होगी क्योंकि जो भी इंपोर्टर होगा वो महंगे रेट पर अब क्यों खरीदेगा भाई? बैग मैंने बात डिस्कस करी थी, आपकी में एग्जाम्पल दिया था मैंने। पहले इनको बैग मिल रहा था 50 रुपए का, वहाँ पर तो $1 कोट कर रहा है सप्लायर। अब वही बैग इनको 80 रुपए का पड़ रहा है, तो ये खरीदेंगी? डिमांड के ऊपर तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, अब एक्सपोर्टर ज़्यादा बिल बनाएगा और चाहेगा कि मुझे जल्द से जल्द डॉलर मिल जाए क्योंकि उसको $1 के बदले में 80 रुपया मिल रहा है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। डिमांड के बारे में बात नहीं कर रहे, डिमांड को इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि डिमांड को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, बल्कि और कम ही हो जाएगी शायद हो सकता है। एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हेन $1 विल गिव मोर रुपीज, people will think of getting more rupees and thus more US dollar will supply in the economy। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? जब हम लोगों को ये बता देंगे कि अब $1 में $1 में 100 रुपये आते हैं साहब, $1 में 100 रुपये आते हैं साहब, तो वहां से वो लोग ज्यादा डॉलर ले लेकर हमारे इंडिया से रुपया लेकर जाएंगे या कम लेकर जाएंगे, ये बताओ? ज्यादा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमारे पास सप्लाई जो है डॉलर्स की वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यार सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, एक बात बताओ मुझे सोच के, जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड सप्लाई फोर्सेस का उसूल ये है कि जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो रेट तो और कम हो जाता है। This would lead to fall in the exchange rate. This would lead to fall in the exchange rate, in which situation the very purpose of devaluation would be lost. इसमें से import start करवाएंगे आप? No, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और जो एक्सेस सप्लाई हो रही है वहां से वो सारी सप्लाई अपने पिछोड़े में भर के रख लेगी। आ जाओ, तुम बेच रही हो, डॉलर बेच रही हो, लाओ, तुम बेच रही हो, लाओ, अपने जखीरे भरेंगे हम अपने पास। इसलिए रिजर्व बढ़ जाते हैं और जब जो नीचे पहुंचते हैं रेट्स तभी डॉलर भर लेती है आरबीआई, तभी अपने रिजर्व भर लेती है। It therefore becomes essential for the government to absorb the excess supply by way of its own purchase। ये है इस टॉपिक का ना एसेंस है, इसकी असल एसेंस जो है यहाँ अब आ गई। पहले इस प्रॉब्लम को समझो, एक्सेस सप्लाई होगी, फिर रेट तो गिरने लगा। अब रेट गिरने लगा तो भाई जिस मकसद से तुमने डिवैल्यूएशन करा था वो तो और ज़्यादा खराब हो गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना पैतरा अपनाया और पैतरा अपना के सारे एक्सेस जो डॉलर्स थे उनको अपने जखीरों में भर लिया और जखीरों में भर के अब कह रही है लाओगे लाओ, कोई और है नहीं है, अब डॉलर फिर वापस बंद कर दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करके रेट्स को कंट्रोल कर लेती है। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? गर्दन हिलाना तो सर मजबूरी है, समझ में नहीं भी आई हो तब भी तो मुझे हिलाना ही पड़ेगा।
Accordingly, the government reserves of the foreign exchange must rise. जब डॉलर की पैसा नीचे पहुंचने लगे तो फॉरेक्स रिजर्व ऊपर जाने, और जब फॉरेक्स रिजर्व ऊपर पहुंचने लगे तो डॉलर की वैल्यू मेंटेन होने लगी। समझे हो बात? इतनी कंफ्यूजिंग लाइन है कि अपने आप समझाने और समझने के बाद भी जब आप एक हफ्ते के बाद इस लाइन को दोबारा पढ़ोगे तो कहोगे कि क्या पढ़ा था मैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। $1 50 रुपए का मार्केट में चल रहा है, हमने ये कहा कि $1 अब 60 रुपए का है, जबरदस्ती वो बिक रहा था 50 रुपए में, हमने कहा नहीं हम तो 60 रुपए कर रहे हैं साहब। अब पता नहीं क्यों, मैं भी नहीं बता रहा आपको, ये बात आगे चैप्टर में बताऊंगा आपको क्यों ऐसा करते हैं हम, लेकिन हम लोगों ने अननेसेसरीली डॉलर को बेवजह में एग्जैजरेट कर दिया और एलिवेट कर दिया और रुपये को और मार दिया। जैसे ही रुपये को मारा अब आ गया डॉलर पहाड़ के नीचे, वो पहाड़ के नीचे आ गया। अब खूब ढेर सारे डॉलर्स हमारे पास इकट्ठे होने लगे। अब जब खूब ढेर सारे डॉलर्स हमारे पास इकट्ठे हुए, हमने अपनी तिजोरियां भर ली और मार्केट के अंदर जितने भी परफॉर्म करने वाले लोग थे सबसे हमने उठा लिया डॉलर, और हमारे पास शानदार हो गए रिजर्व बढ़िया वाले मेंटेन। हमने कहा भाई अब आउटमान आ रहा है क्योंकि हमारे पास अब ठिकाने भरे पड़े हैं। और दूसरी बात, एक ज़रूरी बात यहाँ पर हमारे साथ ये हो गई कि जिस वक्त हम एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहे थे, गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर रही थी, तो गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस में अपना रोल प्ले करके डॉलर्स की भूख जो है दूसरे लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रही। खाना है, बिरयानी खानी है, खूब ढेर सारी बिरयानी रखी हुई है, सबको भूख लग रही है, लेकिन कोई अकेला ही है जो सारी के सारी देने पार कर रहा है। उससे बिरयानी के प्राइसेस उन जनरल पब्लिक की नज़र में बढ़ने लगे। जब जनरल पब्लिक की नज़र में उसके पैसे बढ़ने लगेंगे, हमारे पास तो सारे ठिकाने भरे पड़े हैं इधर, तो इधर हमने टीए भर लिया, उधर हमने डॉलर को एलिवेट करवा लिया, अब आ जाओ मार्केट में परफॉर्म करेंगे, अब हम परफॉर्म करेंगे। तो ऐसा करके गवर्नमेंट ने डुअल पॉलिसी खेली, उधर डॉलर को बढ़वाया और सस्ता करवाकर अपने पास रिजर्व इकट्ठे कर, डिमांड भी जनरेट करवा ली और सप्लाई के लिए रिजर्व बना कर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन ये चीज़ मैं आपको तब नहीं बता सकता था जिस वक्त आप लोग बिल्कुल दिमाग से खाली बैठे हुए थे। अब भी कह रहा हूँ, अब भी नहीं समझ में आएगी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली मेरी क्लास नहीं अटेंड करी है। आगे की बात, इट मे बी नोटेड दैट इन इंडिया RBI is engaged in the sale and purchase of the foreign currency in the national market। इस तरीके से डॉलर की जो वैल्यू होनी चाहिए थी हमारी नज़र में, और वो रुपये की वैल्यू के बराबर हो जाए। डॉलर और रुपया बराबर नहीं होगा, डॉलर की वैल्यू हमने जितनी सोची थी उसके बराबर रुपया आ जाए। When exchange rate is set lower than the equilibrium exchange rate, मतलब $1 50 रुपए का बिक रहा है, हम कह रहे हैं जी 40। हमने अपनी करेंसी को, सर ये बात घुमा कर क्यों कर रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही सर। ये सीधी बात कह देना कि एक्सचेंज रेट जो डॉलर का था डॉलर बढ़ गया। हर बारी हम ये क्यों बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक करेंसी जो है बढ़ गई, डोमेस्टिक करेंसी नीचे चली गई, ऐसा क्यों हो रहा है? हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना है। हमें ये नहीं कहना है कि डॉलर बढ़ गया, हमें ये कहना है कि हम नीचे गिर गए, हम ऊपर आ गए। डॉलर जो भी परफॉर्म कर रहा है वो अपनी जगह में परफॉर्म कर रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हमने अपनी परफॉर्मेंस की वैल्यू कर दी। समझ में आई बात?
तो क्या कह रहे हैं, अब ये दूसरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट हो रहा था 50 रुपए, गवर्नमेंट ने करवा दिया 40 रुपए। अब इसका क्या इम्पैक्ट आया होगा? डिमांड इम्पोर्ट्स हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स कम होने शुरू हो जाएंगे और रिजर्व अपने पास से हम खत्म करना शुरू कर देंगे। क्या हो रहा है? ओवर वन इज द एक्सचेंज रेट एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, हियर $1 इज एक्सचेंज फॉर 40 रुपीस। Thus, the value of domestic currency has been deliberately raised by the government. This is called as devaluation. जबरदस्ती में हम लोगों ने अपनी करेंसी को रेस करा दिया। इट इज कॉल्ड एज डिवैल्यूएशन। सर ये डिवैल्यूएशन तो नॉमिनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हुआ करता था, जिसमें एसेट्स के बढ़ जाने पर और लायबिलिटीज के कम हो जाने पर हमारा फायदा होता था, तब भी हम रिवैल्यूएशन इस्तेमाल करते थे, और एसेट्स के गिर जाने पर, लायबिलिटीज के बढ़ जाने पर भी हमारा लॉस होता था, तब भी हम रिवैल्यूएशन इस्तेमाल करते थे। बट यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन तब इस्तेमाल करेंगे जब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा। That means sir, नहीं, रिवैल्यूएशन पार्टनरशिप में लॉस और प्रॉफिट दोनों में इस्तेमाल होता था, राइट? बट यहाँ पर रिवैल्यूएशन दोनों में इस्तेमाल होगा। फायदे में कब? फायदे में फायदे में क्या इस्तेमाल करेंगे? हाँ, फायदे में क्या इस्तेमाल करेंगे? ये या डिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन। और जब हमारी करेंसी कमजोर पड़ेगी और तो क्या? डिवैल्यूएशन। डी फॉर डॉग वाला डिवैल्यूएशन। और जब करेंसी अप्रिशिएट होगी तो रिवैल्यूएशन। ये कंफ्यूजन मत पैदा करना अपने दिमाग में कि दोनों ही हालत में हम रिवैल्यूएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। याद रहेगी बात। रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। क्या है फर्क? Appreciation of the currency is done by the market forces and immediately done by the क्या कह रहे हैं सर? हाँ, तो एप्रिसिएशन कब होता है? दोनों हालत में अपनी करेंसी सब मजबूत हो रही है ना। मार्केट फोर्सेस प्लेज द रोल। तो उस हालत में क्या कहा जाता है? एप्रिसिएशन। और जब गवर्नमेंट प्लेज द रोल, ये अल्फाज में ना अपने आज जाकर अपने नोट्स में ये अपडेट कर लेना कि कब कौन सी चीज होती है और कौन सी हालत में आपको 3 बातों का जरूर याद रखना है। मेरी बातों पर हर बात हम लाते रहते हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी समझते रहे हो। 3 बातें क्या है, अच्छा बताओ। फ्लेक्सिबल सिस्टम की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, और तीसरी बात नहीं होता किसमें? और फिक्स में 3 बातें बताओ। हाँ, गवर्नमेंट प्लेज रोल, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं। शाबाश। पढ़ना जरा। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी occurs when the value of a domestic currency rises in the international money market because of the market forces of supply and demand. The government plays no role whatsoever. Devaluation क्या है? कोई 3 बातों को घुमा फिरा के देखो कैसे दिख रहा है। अब बताओ इम्प्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होगा? एक्सेस ऑफ
इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, रिजर्व्स खत्म होने लगेंगे और खत्म हो गए तो सप्लाई मांगते हैं फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। एक्सेस डिमांड, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई लिखा हुआ नहीं है सर, वहाँ पर भी ये बात लिख सकते थे ना कि लेस डिमांड, यहाँ पे लिख सकते थे एक्सेस डिमांड, वहाँ पर लेस डिमांड लिखने से बेवकूफ़ी हो जाती, यहाँ पर लेस सप्लाई लिखना बेवकूफ़ी होगी। बात आपको लग रहा होगा एक ही जैसी है, लेकिन वो बेवकूफ़ी है इन लॉन्गर टर्म्स। यहाँ पर क्या लिखा गया है, excess demand for the foreign currency international money market, less supply. When one US dollar will give less dollars, people will think of getting less, and thus less US dollars will be supplied in the economy. तो विलायती चर्चा वो सब चीजें जो इन्वेस्टमेंट के लिए सोच के देखो कैसे रिएक्ट करेंगी यहाँ। The RBI must fulfill this excess demand by supply from its reserve of forex, फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स कहते हैं, एक वर्ड बना लिया। तो जो वो पहले जखीरे इकट्ठे करे थे सस्ते डॉलर्स को लेकर, आज उसी डॉलर्स को निकाल कर हम इस एक्सेसिव जो गैप बनाया गया है उसको हम फुलफिल करेंगे। नहीं, जो हमने पहले सस्ते ले रखे थे, सस्ते में खरीद के जखीरे भर लिए थे ना, इसलिए ये बात पढ़ ली। एक्सेसिव रिजर्व किसके पास है? गवर्नमेंट ब्लैक मार्केट करेगी, ब्लैक मार्केटिंग वेंडर्स करेंगे, गवर्नमेंट की। ये बात से राजी हैं आप लोग? क्यों करते हैं वो ऐसे? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने अक्सर बताएंगे मुझे इसका, इस लाइन का मतलब, ये लाइन क्या लिखती है? सर जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, जहाँ पे ज़्यादा कम लोग होंगे तो वहाँ की करेंसी भी डीवैल्यू हो जाएगी। वहाँ पर करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी, ये मतलब है? माने बताएंगे। सर जो कंट्री ज़्यादा डेवलप नहीं होती, उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वो अपनी करेंसी की वैल्यू करते ताकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएँ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। आगे को फैक्ट करेंगे। लेस डेवलप्ड कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूरोप, अफ्रीकन कंट्रीज, सोमालिया, हम भी बहुत डेवलप्ड में काउंट नहीं होते हैं। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, लेकिन हाँ लेस डेवलप नहीं कहलाएंगे, डेवलप भी नहीं कहला सकते, यहाँ पे डेवलप्ड हो गए। डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं? यूएसए ऑब्वियसली, रशिया ऑब्वियसली, जहाँ की कंट्रीज बहुत, जहाँ की करेंसी बहुत स्टेबल है। तो ये कह रहे हैं जो कमजोर कंट्रीज हैं, यार बोलते हैं ना, कह रहा 15 मिनट रुक जाएगी बस। तो हमारी ये बात चल रही थी कि जितनी भी ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी को और नीचे गिरा देती हैं। क्यों? हाँ, फिर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? अब पढ़िए इस बात को लिखा कैसे गया?
Less developed countries often devalue their currency, but why? Domestic currency is made cheaper in relation to the foreign currency. This is because of the three principal reasons. पहला है implying a planned fall in the value of the domestic currency. Government की तरफ वाला devaluation वाला is expected to raise the demand for the domestically produced goods and services. हम लोग अगर रुपये को हमने और गिराया, उससे पता सबसे पहला फायदा क्या होगा? जो चीज हमारे यहाँ आजू बाजू बहुत ज्यादा बिकती है और बहुत ज्यादा अवेलेबल है, हम उसको बाहर बेचने की सोचेंगे। आपको मालूम है बैम्बूज जानते हैं? कनाडा में इसका बहुत एक्सपोर्ट होता है। बैम्बूज का कनाडा में एक्सपोर्ट हो रहा है, कनाडा वाले इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। सोच के देखिए जरा। दूसरी चीज बताऊं, काला नमक क्या चीज है? वो वहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं उन लोग उसको, यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत। और तीसरी चीज बताऊं आपको मैं, ये बिल्कुल नए बिजनेस आइडियाज हैं। फिटकरी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करी जा रही है। और वो डेले वाला नमक होता है जो वो नाई की दुकान पर रखा होता है, डेरा रखा हुआ होता है, बाद में वो शेव करने के बाद में मल देते हैं, आपको देखा होगा। वो चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये हो क्यों रहा है? ऑब्वियसली वहाँ पर इसकी डिमांड हमसे ज़्यादा है, ये बात भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये बात भी है कि वो अगर इंडिया की करेंसी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी तो वो वहाँ पर उसको प्रॉफिटेबल नहीं बेच पाएंगे, और इतना पेन कोई भी नहीं लेगा और उसको इतना प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा। यही बात लिखी हुई है, इज एक्सपेक्टेड टू रेज द डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। Accordingly, exports are expected to rise. Rise in export होने से क्या होगा? Increase the supply of foreign exchange in the domestic economy. This facilitates the import from the essential goods from the rest of the world. जब हमारे पास फॉरेक्स रखे होंगे हर किसी कंट्री के, यूएसए के, अमेरिका के, यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, तो उनकी जो भी एसेंशियल, उनकी कंट्री जो भी एसेंशियल्स प्रोवाइड कर रही होगी वो हम अपनी कंट्री में अच्छे से बुलवाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सवाल तो यही था ना कि हम ऐसा क्यों करेंगे? तो हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके अपने पास फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ा लिए। अब उन कंट्री के जब रिजर्व हमारे पास बन गए तो हम अब उनकी कंट्री की जो चीजें हम मंगवा रहे हैं। A fall in the value of domestic currency induces the फिरंगी लोग यहाँ पर आके बिजनेस करने के सोचेंगे, और फिर उससे क्या होगा? हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारे यहाँ नए आइडियाज आएंगे, हमारी जो बिल्कुल सड़ी गली जमीनें हैं, बंजर इलाके हैं, वहाँ पे SEZ एरिया बन जाएंगे, तो वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारी कंट्री में पहुँचेंगी। इसलिए ऐसा किया जाता है कि अपनी कंट्री की करेंसी को डिवैल्यू करें। बात समझ में आई? कितनी लॉजिकल बात है। अगर समझोगे तो, और नहीं समझोगे तो रट लो। रटने में मजा आएगा तो रट लो भाई। लेकिन मुझे लगता है ये चीजें कनेक्टेड है, इसलिए मैंने कोई मेमोरी टेक्निक नहीं बनाई, इसकी जरूरत भी नहीं। रिवैल्यूएशन करोगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे पास दूसरी चीजें सस्ती हो जाएंगी, दूसरी कंट्री के रिजर्व हमारे पास आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि हम वहाँ की चीजें खरीद पाएंगे। उससे क्या होगा, और हमारे पास चीजें कैसे बढ़ाई जाएंगी कि जब उस कंट्री के लोग हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएंगे। बस हो गया, और कुछ भी नहीं। पढ़िएगा अंदर क्या लिखा हुआ है। अब
सा की कंट्री ज़्यादा मजबूत है या इंडियन करेंसी ज़्यादा मजबूत है? फालिहा अगर ईरान में रहती है तो उसकी करेंसी ज़्यादा मजबूत है, या जाफरीन अगर ऑस्ट्रेलिया में रहती है तो उसकी करेंसी ज़्यादा मजबूत है? ये कैसे पता लगाया जाए? पता कैसे लगाएं? जाफरीन तुम्हारे यहाँ क्या बहुत बिकता है सोना ऑस्ट्रेलिया में? कुछ तो ही बोलते यार। पर ग्राम को 10 ग्राम कितने का मिलता है? कुछ भी फिगर बोल दिया। हमारे इंडिया में क्या रेट मिलता है सोना बताओ? 10 ग्राम की क्या रेट है? हाँ 70 अराउंड जो है 65-70 अराउंड है, 70 मान लेते हैं चलो। तो आपका क्या रेट है ऑस्ट्रेलिया में? अरे कुछ तो ये बोल दो यार। सेम ही होगा गोल्ड का रेट, मतलब 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। हमारी हाँ? इंडियन डॉलर। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। 80, सिर्फ 80 बस। ओके, और अरब में क्या रेट है? कितने दिरहम? दुबई में क्या रेट है? कितने दिरहम? हाँ 60 रुपया, 60 दिरहम बस। ओके, और पाकिस्तान में क्या रेट है भाई? 2 लाख 16, 2 लाख 2 लाख 2 लाख रुपए का 1 ग्राम 10 ग्राम मैं सोना। बस 2 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना। अब देखो इन्होंने ये कहा कि हर कंट्री अपने अपने रेट्स लेकर आए 10 ग्राम सोना के। हर कोई अपना अपना रेट लेकर आए 10 ग्राम सोने का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। जैसे वो मैकडॉनल्ड्स का बात हमने सीखी थी ना कि बर्गर यहाँ पर 80 रुपयों का है और लेकिन वहाँ पर $2 का है। तो इस तरीके से वो वहाँ पर अगर डॉलर को ही, अगर बर्गर को ही हम एक पैरिटी बना लें, कॉमन पैरिटी बना लें, तो साहब $2 इज इक्वल टू 80 रुपीज। $2 इज इक्वल टू बर्गर इज इक्वल टू 80 रुपीज इंडिया में। तो कैन वी से दैट $2 इज इक्वल टू 80 रुपीज? नहीं। अरे एक बात कह रहा हूँ मैं, कुछ और समझ लो प्लीज, बात पूरी तो कर लेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं ये कहूँ कि आप कहती हो कि $2 इज इक्वल्स टू मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, मैं कहूँगी ठीक है, और मैं कहता हूँ 80 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 मैकडॉनल्ड की, तो क्या मैं, अगर मैं बर्गर को कॉमन पैरिटी बनाऊं, कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बनाऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि $2 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज? तो इन्होंने ये कहा कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी हम गोल्ड को मानते हैं। ये पुराना सिस्टम हुआ करता था, 1929 1920s में चला करता था। इन्होंने ये कहा यूके पॉन्ड जो है वो कह रहा है कि एक यूके पॉन्ड के अंदर 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन यूएस वाले कह रहे हैं कि एक $1 के अंदर 2 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि $2 के अंदर 4 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगा? बोल सकता हूं? yes. तो क्या मैं ये कह सकता हूं 1 यूके पॉन्ड इज इक्वल टू $2? रेट निकला है, रेट निकला है। यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था ना। हमें क्या चाहिए था कि भैया आपकी कंट्री की करेंसी ज्यादा मजबूत है या हमारी कंट्री की करेंसी ज्यादा मजबूत है? हमें एक कॉमन रेट चाहिए था ना। ये किसने डिसाइड किया कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज? कौन डिसाइड कर रहा है? सोचो जरा, ये बहुत पहले किसने डिसाइड किया होगा? वहां के लोग भी आ गए, हमारे यहाँ के लोग भी आ गए। हाँ भाई तुम्हारे यहाँ सोना कितने का है? हाँ भाई तुम्हारे यहाँ सोना कितने का है? आ जाओ भाई।
तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 1 यूके पाउंड के अंदर 4 ग्राम ऑफ सोना मिल जाता है। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 1 यूएस डॉलर के अंदर तो सिर्फ 2 ग्राम सोना मिलता है। तो इन्होंने कहा कि भैया पहले भिंडियों को सेम करो करें, भैया यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4 करो। तो ये 4 करने के लिए इंटू 2 किया, तो जब यहाँ पर इंटू 2 किया तो यहाँ पर भी इंटू 2 करना पड़ा। तो 1 यूएस डॉलर इंटू 2 यूएस डॉलर इक्वल्स टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो भैया सही है भैया, 1 यूके पाउंड इक्वल्स टू 2 यूएस डॉलर। इस तरीके से इन्होंने रेट निकाल लिया कि 1 यूके पाउंड इक्वल्स टू 2 यूएस डॉलर। अब ये वाली बात करो, गोल्ड वाज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। Each country was to define the value of its currency in the terms of gold. Accordingly, the value of one currency in the terms of the other currency was fixed considering the gold value of currency. और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत तरीका होता है किसी भी कंट्री की करेंसी को हैंडल करने का, और ये कभी भी फेल नहीं होता। और अगर ऐसा नहीं होता ना, ये आज भी सिस्टम प्रिवेल करता है, और अगर ऐसा नहीं होता ना तो पता है क्या होता, विलायती चच्चा खूब ढेर सारा गोल्ड भर के लाते अपने बैगों में, क्योंकि वो वहाँ सस्ता होता और उसकी वैल्यू यहाँ पर बहुत मिल रही होती। तो वो सोचते कि यार अगर मैं यूएस डॉलर लेकर अगर घर को पहुँचता हूँ तो से 1 लाख यूएस डॉलर तो मुझे 50 लाख रुपए देके जाएंगे इंडिया में। लेकिन अगर मैं उस 1 लाख यूएस डॉलर का अगर मैं सोना खरीद लेता हूँ तो मुझे वो सोना यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का बिक जाएगा। तो मैं वहां से सोना लेकर आऊँ या यूएस डॉलर लेकर आऊँ? अगर ऐसा गवर्नमेंट इस सिस्टम को मेंटेन नहीं करेगी तो ये नुकसान कर रहेंगे। इसलिए आप किसी भी कंट्री में जाओ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। कि साहब सऊदीया से सोना ले आओ, बेवकूफ़ हैं वो लोग, सीरियसली बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ हैं। बस इस टर्म्स में ज़रूर बोल सकता हूँ कि वहाँ के सोने की प्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वहीं के सोने की प्योरिटी ज़्यादा होती है। आप यहाँ पर तनिष्क से खरीदिए, टाटा प्रोडक्ट, आप रिलायंस ज्वेल्स से खरीदिए, वो लोग बिल्कुल प्योर देंगे, बिल्कुल टेस्ट करके देंगे, और वो वही सोना होगा जो आपको सऊदीया से मिलता है। समझ रहे बात? देखो थोड़ी बहुत तो मिलावट अगर नहीं करी जाएगी, आप लोग जो पहनते हो वो 18 कैरेट पहनते हो, ज्वेलरी बन ही नहीं सकती है, वो पानी बन जाएगा बिल्कुल, वो होल्ड नहीं कर पाएगा बाकी की, इतना मुलायम होगा वो। 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बन ही नहीं सकती। एक्सचेंज रेट और द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन यूके डॉलर्स, यूके पॉन्ड्स एंड यूएस डॉलर्स इज 1:2. 2 US dollars would exchange for 1 UK pound. This system of exchange was known as mint par value of exchange, mint parity, gold value। यहाँ पर mint जो है वो gold value। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको बात पूछी जाएगी। mint value of parity, mint value, mint parity, mint par value of exchange। यहाँ पर पार जो है, पैरिटी जो है वो गोल्ड को रखा जा रहा है। याद रहेगी बात? एक नया सिस्टम, पहले था गोल्ड के मेथड से पता लगाना, अब यहाँ पर एक और मेथड निकाला गया। बहुत सारी कंट्री तो ऐसी भी कंट्री है जहाँ पर लोगों के पास सोना क्या पहनने को कपड़े नहीं, तो वो कैसे पता लगाएं कि हमारे पास, हमको बोले भैया सोना तो हम कभी खरीदते ही नहीं सर, खाने को पैसे नहीं है हमारे पास, सोना कहाँ से खरीदेंगे हम? तो अगर जैसे कोई कंट्री गोल्ड खरीदना ही नहीं चाह रही
या उसके पास गोल्ड रिजर्व्स है ही नहीं, या कॉमन एक्सचेंज सिस्टम में गोल्ड खरीदा ही नहीं जाता, तो पूरी वर्ल्ड के सामने अपना एक्सचेंज रेट कैसे डिक्लेयर करेगी? कर ही नहीं पाएगी। तो आप लोग फील कर पा रहे हो प्रॉब्लम? तो यहाँ पर ये ना ब्रेटन वुड्स, ये बहुत बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आप लोग कभी पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिले, टाइम कम है वरना मैं पूरी बात यहाँ पर आपको बताता कि ब्रेटन वुड्स जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हुई थी। उस चीज़ को किस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइवल के लिए इस्तेमाल कराया गया था, जो कि मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा था। और बहुत सारी बातें ज़बरदस्ती लोगों से मनवाई थी सारी कंट्रीज से। जैसे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बाद पैट्रियट एक्ट लगवाया गया था यूएस के अंदर कि बिना किसी वैलिड नोटिस के हम किसी पर भी स्पाई कर सकते हैं। ये पैट्रियट एक्ट है। महाराष्ट्र के अंदर एक मतोका लॉ है, एंटी करप्शन लॉ। बिना किसी वैलिड एविडेंस के हम किसी को भी उठा सकते हैं, बिना किसी वैलिड एविडेंस के। हमें सस्पेक्ट है कि आपने जो है बम ब्लास्ट करवाया है, इसलिए हम आपको उठाना चाहते हैं। तो बिना किसी वैलिड एविडेंस के हम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर भी ना कुछ बातें ऐसी हुई थी, मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता। ये एंटी करप्शन वाली क्लास नहीं है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बार ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो था, उसने ये कहा कि आप फॉन्ट पहली बार देख रहे हो ना, ये तो ये थोड़ी नई बात है, इसलिए मैंने इसको ऐसा फॉन्ट रखा। ये एडजस्टेबल PEG, ये क्या बैग क्या है? ये पढ़ा है कभी हमने पहले? ये पढ़ा है हमने? हाँ, कभी पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा। अच्छा, ये पढ़ी है स्लाइड वाली, ये पढ़ी थी ये वाली, ये भी नाम पर ही लिखा हुआ है पैकिंग। ये पैकिंग है, वहाँ पे पैकिंग। अच्छा, ओके। आप पैकिंग के लिए तो याद आता है। पैकिंग कहने तो याद आ रहा है। और पैकिंग के साथ क्या है दूसरा? पैरिटी वैल्यू। पैकिंग वैल्यू और पैरिटी वैल्यू। पैकिंग वैल्यू क्या होती है? इसमें एक करेंसी बहुत सारी करेंसी से कनेक्ट होती है, तुम्हारी पड़ेगी तो हमारी पड़ेगी। एग्जैक्टली। हम अगर अपनी करेंसी को इनसे अटैच कर लेंगे, तुम्हारी करेंसी बढ़ेगी तो हमारी भी बढ़ेगी। और पैरिटी वैल्यू क्या होती थी? गोल्ड के टर्म्स में अगर हम अपनी करेंसी को अटैच कर लेंगे तो हम ये कह देंगे कि साहब हम पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी बना। यहां पर हमसे ये कहा गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने ये कहा कि भैया हम ये चाहते हैं कि करेंसी जो है ना वो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम की तरह काम करे। क्या चाहते हैं हम? फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम की तरह, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करके रखती है, बट उसको किसी किसी जगहों पर एडजस्ट करने की इजाजत देती है और उसको कह दिया एडजस्टेबल पेगिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या कहा गया? ब्रेटन वुड्स सिस्टम, even when it was a fixed system of exchange rate, some adjustments are allowed. So it is called as the adjustable peg system of exchange rate. सर ये क्या ब्रेटन वुड्स, क्या एडजस्टेबल पेग, ये क्या चल कर आए, क्या आपने पढ़ना शुरू कर दिया? कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा हमें पढ़ने। हम इस वक्त इस तपक्कुन में लगे हुए हैं कि डिफरेंट करेंसीज के एक्सचेंज रेट को कैसे लिखा जाए। एक US डॉलर इज इक्वल्स टू हाउ मच बांग्लादेशी करेंसी, 1 US डॉलर इज इक्वल्स टू हाउ मच
5 मिनट में बोल दिया, आप बोल दीजिए 5 मिनट। $1 is equals to how many UK pounds? $1 is equals to how many Somalia currency? हम इस चीज की डिफिकल्टी में फंसे हुए हैं और हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को सिखाना है कि ये एक्सचेंज रेट सिस्टम एक तो हो सकते हैं फ्लेक्सिबल और एक हो सकते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड अगर ऊपर गए तो क्या, फिक्स्ड अगर नीचे गए उसको क्या पुकारेंगे, फ्लेक्सिबल अगर ऊपर गए उसको क्या पुकारेंगे, फ्लेक्सिबल अगर नीचे गए तो उसको क्या पुकारेंगे। ये बात तो हमें समझ में आ गई, बट अब हमें ये जानना है कि भैया ये एक्सचेंज रेट निकाले ही कैसे जाते हैं। सबसे पहला मेथड हमने क्या पढ़ा, गोल्ड सिस्टम। गोल्ड सिस्टम से हमने पता लगाया कि 1 UK is equals to 2 pound, $2, 1 UK pound is equals to $2। एक बात तो हमने ये पता करी। अब दूसरा ये सिस्टम है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब मैं इसलिए अगर हिस्ट्री में पहुंचकर आपको ये बताऊं कि ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये बात ना आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसलिए मैं इस वक्त जो है उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ और बस आपको ये कह रहा हूँ कि एक कोई तो भी नाम है, उस मेथड में ये कहा गया कि जो पेगिंग और पैरिटी वैल्यू वाली बातें थी इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है पेगिंग अलाउड है यहाँ पर, तो सर हम पेगिंग अलाउड अगर है तो हम उस करेंसी को, जिस करेंसी के बारे में हमसे कहा जा रहा है, उस करेंसी को किस करेंसी से पेग कर रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं पैरिटी वैल्यू है, तो ये बताइए कौन सी कमोडिटी है जिस पर उसको पैरिटी वैल्यू पर बनाया जा रहा है। ये दो सवाल आपके दिमाग में खड़े हो जाने चाहिए। यही तो बोल रहे हैं एडजस्ट ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि एडजस्टेबल पेग सिस्टम। इन्होंने कहा फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जिसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट अलाउड है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड टू वन करेंसी, दैट इज मैंने क्या बातें कही, दो चीजों को फाइंड आउट करना है, पेगिंग को, पैरिटी वैल्यू को। पेगिंग अगर होनी है, ये समझ लो कि $1 के साथ आपने दूसरा अपनी करेंसी को स्टेपल कर दिया। स्टेपल कर दिया मतलब जोड़ दिया, मतलब आपने उसको पेग कर दिया। ठीक हो गई बात। तो हमें सर अगर ये जानना है कि कौन सी करेंसी का रेट अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम किस करेंसी से उसको पेग करेंगे। आपके दिमाग में जवाब आना चाहिए $, से उसको पेग करेंगे। अपनी करेंसी को $, से पेग कर दीजिए टू नो द एक्सचेंज रेट। अब लेकिन आपकी करेंसी तो डॉलर नहीं, आपकी करेंसी तो सोना नहीं खरीद पाती, लेकिन $, तो सोना खरीद पाता है। अब आप ये देखो कि $1 कितना सोना खरीद पाता है पैगिंग के बाद। मतलब आपने अपनी करेंसी को $, से जोड़ दिया, $, कितना गोल्ड खरीद पा रहा है, तो फाइनली वो आप भी गोल्ड वैल्यू पर ही गए। मैंने मेरी करेंसी अगर सोना नहीं खरीद पा रही है, मुझे सोना बहुत रेडिली मार्केट में अवेलेबल नहीं है मेरे लिए, तो मैंने ये देखा कि $, तो अवेलेबल है। मैंने आपको बताई थी एक बात, मेरे कज़न है वो सोमालिया की तरफ एक कुछ भी अफ्रीकन कंट्री है, वो एरिक्सन में जॉब करते थे उस वक्त। तो एरिक्सन में उन्होंने उनको कहा गया कि बैंगलोर से, सॉरी दिल्ली से, उनसे कहा गया कि आपको जाना है अफ्रीका, और अफ्रीका की कोई तो भी स्पेसिफिक नाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कंट्री थी। तो उस पर 5 मिनट तो मैंने उन्होंने जो है उनकी कंपनी ने उनको भेज दिया। अब जब वो वहाँ पहुँच गए और जब वो लैंड कर गए और एयरपोर्ट से निकल ही रहे थे, इतने में जो एयरपोर्ट स्टाफ था, साथिया की बात तो उन एयरपोर्ट स्टाफ ने ये कहा कि हम आपको बाहर जाने नहीं दे सकते। बताया था ना, हम आपको बाहर जाने नहीं दे सकते। आप
आपको अगर लूट पाट आपके साथ कर दी जाएगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। भैया क्या करेंगे? उन्होंने कहा था हमें डॉलर चाहिए, डॉलर से क्यों? सेंटर है ना सर, वो एक सेंटर टैग। उन्होंने अपनी करेंसी नहीं मांगी। आप ये बात देखो, उन्होंने अपनी करेंसी नहीं मांगी। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूँ, अरे भाई मुझे अगर रईस बनना है तो मुझे इंडियन रुपीज गांधी जी चाहिए ना, गांधी जी। लेकिन उन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने डॉलर्स मांगे। पहली कोई भी होगी। यही बात बताना चाहता, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब ये कहा गया कि साहब ठीक है, वो जो भी अफ्रीकन कंट्री होगी, नहीं कंट्री में तो वही चलेगा जो आपकी करेंसी है, बट उन्होंने एक्सचेंज रेट्स निकालने के लिए उस कंट्री की करेंसी को पेग कर दिया है यूएस डॉलर्स के साथ, सिर्फ एक्सचेंज रेट्स निकालने। नौकरी क्लास बहुत डिस्टर्बेंस है, क्या बात? कुछ आगे आगे पापा आगे बढ़ा आपका वही है। चलिए फिर मैं इसको दोबारा कंटिन्यू कर दूँ, छोड़िए।